स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कारला जुड़ेंगे। उसी के साथ कई सारे दिग्गज मेहमान। इक्विटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कहां पर रहेंगे और कमोडिटी मार्केट में किस तरह के कॉल्स लगाने चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। याद रखिए, शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी, यूरोपियन बाजार भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन ओवरनाइट काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन दिखा। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। काफी कुछ ड्रामा ओवर द वीकेंड होता हुआ नजर आया, लेकिन अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हुए, एशियाई बाजारों से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। शिशा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ बिल्कुल, काफ़ी ड्रामेटिक जो कुछ भी इवेंट हुआ अमेरिका में वो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे थे ट्रंप से मुलाकात करने, लेकिन ये जो बैठक रही बहुत ही अब्रप्टली एंड हुई है। और एक चीज़ जो निकल के आई है साफ तौर पर कि रूस के समर्थन में बिल्कुल खुलेआम ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। अब उसके मायने ढेर सारे हैं, उसके आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बैठक का इस तरह से अब्रप्ट एंड पर ख़त्म होना ये पॉजिटिव संकेत कतई नहीं है। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो शुक्रवार का जो सत्र रहा है बहुत ही शानदार रहा है। हमने डाउ जोन्स में करीब 600 अंकों के आसपास का उछाल देखा। नेस्डेक में करीब 300 अंकों का उछाल, 1.5% से ज़्यादा इंडेक्स चढ़ा है। तो बाजारों में तेज़ी बहुत ठीक ठाक रही है, और वो तेज़ी इस बीच में भी रही है कि देखिए, ट्रंप टैरिफ को लेकर ट्रंप के बयान या फिर टैरिफ के एक्शन वो लगातार आ रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो चीन पर अतिरिक्त और 10% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या कुछ होता है इसे लेकर। लेकिन बढ़िया सत्र है शुक्रवार को। नेस्डेक के लिए अप्रैल 2024 के बाद हालांकि जो फरवरी का महीना बीता है वो सबसे कमजोर बीता है, क्योंकि 4% के आसपास की गिरावट हमने देखी है फरवरी में। और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ में और नेस्डेक में तकरीबन हमने देखा कि 1.5% से लेकर S&P 500 वहां भी 1.5% के आसपास की गिरावट रही है। अब जो नजरें रहेंगी, इस हफ्ते जॉब रिपोर्ट आएंगे शुक्रवार को फरवरी के, देखते हैं कि वहां से क्या कुछ संकेत निकल के आते हैं। लेकिन कुछ और चीजें आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व बनाने का ऐलान किया है, और उसके चलते बिटकॉइन में हमने 10% की जबरदस्त रैली देखी है। फिर से $94,000 के भाव हो गए हैं। हमने देखा था कि बिटकॉइन के भाव गिर के 3 महीने के निचले स्तर $80,000 के आसपास पहुंच गए थे। तो वहां से सपोर्ट निश्चित तौर पर मिलता हुआ दिखा है। लेकिन टैरिफ को लेकर देखिए, वहां ट्रंप के वाणिज्य सचिव हों या फिर ट्रंप के वित्त मंत्री हो, उनकी तरफ से भी बयान आए हैं। वाणिज्य सचिव ने यह कहा है कि कल से मैक्सिको और कनाडा पर 25% से कम टैरिफ भी संभव है। मतलब जो पहले अनाउंस किया गया था उससे कम भी लगाया जा सकता है, इसके कुछ संकेत आए हैं। और यह भी कहा गया है कि चीन पर कल से अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की पूरी तैयारी हो चली है। मैक्सिको ने यूएस के बराबर ही चीन पर टैरिफ लगाने का अब ऑफर दिया है। देखते हैं कि इसके बाद अमेरिका की रणनीति क्या होती है मैक्सिको पर टैरिफ को लेकर। लेकिन वॉरेन बफे का एक बयान आया है और उसकी काफी ज्यादा चर्चा है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ से महंगाई बढ़ने और कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है, और कहा कि अल्टीमेटली जो टैरिफ होता है वो गुड्स पे ही लगाया जाता है, वो सामानों पे ही लगाया जाता है, और फिर ये टैक्स कंज्यूमर्स के हैंड में पहुंचता है। तो महंगाई बढ़ने की आशंका उन्होंने जाहिर की है। फरवरी की बात करें, अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि 1.5 से लेकर 4% के आसपास तक की गिरावट रही है। एशिया की अगर हम बात करें, एशिया में जो शुरुआत हुई है वो तेजी के साथ ही हुई है। जापान के बाजार निकी में हम करीब 400-450 अंकों के आसपास की तेजी देख रहे हैं। वहीं अगर हम हांगकांग की बात करें, करीब 100-125 अंकों के आसपास की तेजी है। लेकिन चीन के बाजार में 0.25% की ही बढ़ोतरी पर फिलहाल कारोबार हो रहा है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि तेजी है, हालांकि एशिया से बहुत ज्यादा कोई रोबस्ट संकेत दिख नहीं रहे हैं। सोने की बात करें, डॉलर में हमने देखा कि स्ट्रेंथ बढ़ी है, और सोने के लिए जो पिछला हफ्ता रहा है वो 3 महीने का सबसे कमजोर हफ्ता रहा है। और भाव जो है फिलहाल आपको $2,875 के आसपास के दिखेंगे।
कच्चे तेल में हमने देखा कि नवंबर के बाद पहली बार साप्ताहिक गिरावट आई है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिबाउंड की कोशिश है। फिलहाल भाव है $73.5 के आसपास के कच्चे तेल के। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है। हालांकि हमने बहुत ही जबरदस्त पिटाई देखी है निफ्टी के शुक्रवार के सत्र में। आज थोड़ी सी रिकवरी के संकेत हैं। कितनी टिकेगी कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं और रूस की जो अमेरिका के साथ बढ़ती जो नज़दीकी है उसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि भारत अभी तक जो कच्चा तेल खरीदता रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पर रूस से, शायद ये अभी कुछ दिनों की बात हो। तो देखते हैं कि उस दिशा में क्या कुछ किए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल मिक्स संकेत हम कहेंगे और ये थोड़ा सा बाउंस आ रहा है क्योंकि शुक्रवार को बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। ध्यान रखिए एफआईएस की बहुत बड़ी सेलिंग आई है अगेन शुक्रवार के सत्र में, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो शुक्रवार और पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन याद रखें एफआईआईज की बड़ी बिकवाली शुक्रवार के सत्र में दिखी थी। 11,640 करोड़ के शेयर्स कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे थे। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 12,300 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,470 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 3,200 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में 3,500 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में 2,800 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को दिखी थी। और याद रखें कोई भी स्टॉक आज एफएनओ बैन में नहीं रहेगा, तो उस पर भी अपनी नज़र रखें। तो एफआईआईज की बिकवाली बढ़ती हुई शुक्रवार के सत्र में नजर आई। लेकिन शुक्रवार और पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद आज कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत अमेरिकी बाजार और एशियन मार्केट से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। आप बताएं इस मार्केट में आपकी रणनीति क्या होगी? ठीक है, थोड़ी ही देर में हम ट्राई करेंगे फिर से एक बार अक्षय से कनेक्ट करने की। लेकिन उसके पहले आपको बता दें ऑटो बिक्री के आंकड़े भी ओवर द वीकेंड आए थे, तो कई सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कई सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जिसका इम्पैक्ट भी भारतीय बाजारों पर दिखेगा। लेकिन अक्षय अगर आप हमें अब सुन पा रहे हैं तो बताएं आपकी रणनीति इस बाजार में किस तरह की होगी? जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो काफी भारी बिकवाली हुई है फर्स्ट डे ऑफ दी मार्च सीरीज के बिगनिंग में, और कुल मिला के अगर आप पूरे डेटा पॉइंट्स भी देखें एफआईआई की काफी भारी बिकवाली कैश और इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में हमने देखी है। डेरिवेटिव पैरामीटर्स में देखें तो काफी कॉल राइटिंग का प्रेशर जो है 23,500 23,300 ये स्ट्राइक्स पे शिफ्ट होते हुए दिखा है। और कुल मिला के अभी यहाँ से अगर सपोर्ट जोन की तलाश की जाए तो 22,000 से 21,800 ये जो एक जोन है बहुत ही पिवोटल जोन है, और यहाँ से बाउंस बैक आने की बहुत स्ट्रांग उम्मीद है हमारी। तो यहाँ से कुल मिला के डाउनसाइड सिर्फ शायद 100-150 पॉइंट अगर और हो उसकी उम्मीद कर रहे हैं, पर यहाँ से ज्यादा निफ्टी में मेजर डाउनसाइड हम नहीं देख रहे। एक रिलीफ रैली पुल बैक का सिनारियो 22,000 के आसपास से बनने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि टेक्निकली काफी पैरामीटर्स जो है ओवरसोल्ड है और एक डाइवर्जेंस के रूल के हिसाब से एक हल्की सी अच्छी रैली हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। तो बाइंग की तैयारी करें 22,000 प्लस माइनस 100 पॉइंट जब भी आपको ये लेवल्स आए तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत पे ऑफ जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, और वहां से एक रिलीफ रैली की उम्मीद से आप बाइंग की स्ट्रेटेजी निफ्टी में बना सकते हैं। बाइंग की स्ट्रैटेजी निफ्टी में एक रिलीफ रैली शॉर्ट टर्म में नजर आ सकती है। लेकिन अगर खरीदारी करने हैं तो कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अक्षय होंगे? जी देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी बिकवाली की राय रहेगी, क्योंकि ये जो बाइंग की राय है निफ्टी में अभी 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ है, और जिस तरीके का मार्केट ब्रेड्थ हमने डे 1 ऑफ एक्सपायरी में देखा है काफी सारे स्टॉक्स में अभी भी शॉर्ट बिल्डअप है और बिकवाली का प्रेशर है। तो अभी भी मार्केट ब्रेड खराब होने के चलते स्टॉक्स में थोड़ी सी और सेलिंग बाकी है, ये उम्मीद करके चल रहे हैं। और उसी के साथ हम सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, जिस स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिखा है 90 के नीचे पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो 87 का क्लोजिंग प्राइस था, हल्की सी अगर आपको राइज मिले 88 और 89 ये लेवल में आपको पंजाब नेशनल बैंक जो है इसको शॉर्ट करना है।
स्टॉप लॉस आपको 92 का बनाना है ये ट्रेड में, और 83 और 81 ये दो टारगेट एरिया आपके शॉर्ट पोजीशन में रहेंगे पंजाब नेशनल बैंक में। क्या तो पंजाब नेशनल बैंक पर बिकवाली की राय 81 से 83 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, आप किस तरह की राय देंगे हमारे दर्शकों को? पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं और अक्षय जी का मानना है कि रिलीफ रैली शॉर्ट टर्म में नजर आ सकती है। हो सकती है शीशा, प्रोबेबिलिटी तो काफी हाई है। द रीजन इज बिग क्योंकि आप ओवरसोल्ड कैटेगरी में हो इन द टर्म्स ऑफ अ प्राइस। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो रैली आएगी कौन लेके आएगा? क्या वो डीआईज लेके आएंगे? वो तो ऑलरेडी 64% अब लॉन्ग हो चुके हैं। तो का 26,000 करोड़ रुपए जो आ रहा है वो डाल रहे हैं एफआईज को काउंटर करने के लिए, और डालते डालते पोजीशन रखते रखते उनको भी नहीं पता चला कि कब कब में 64% की लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी सिस्टम में हो गई है। दूसरा, रिटेल लेके आएगा। रिटेल तो ऑलरेडी 70% इन द सिस्टम है, और रिटेल तो वीक हैंड होता है सिस्टम में, तो वो भी नहीं लेके आएगा। तो लेके कौन आ सकता है? लेके आ सकता है एफआईज वापिस से, लेकिन एफआईज का थोड़ा लेयर होना चाहिए, एफआईज थोड़ा आना चाहिए यहाँ पे। और इस जगह पर आके इंडियन मार्केट बीइंग एन एफआई काफी हद तक अट्रैक्टिव हो चुकी है। देखिए, अगर उनका स्टांस है कि इंडिया में आना ही नहीं है, फिर तो आप भले 5% और भी करेक्ट हो जाएंगे ना इंडेक्स में, तब भी वो नहीं आएंगे। और अगर उनका स्टांस है कि हाँ इंडिया जैसे मार्केट को एक्सप्लोर करना है हमको, और पूरी तरह से एग्जिट नहीं रखना, या उसको हमें अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, तो इस समय वो सबसे फेवरेबल टाइम हो सकता है कि जब एफआईज की होल्डिंग भी सिस्टम में आपको बढ़ती हुई दिखे। इसलिए मैं अक्षय जी के साथ एग्री तो करता हूँ कि रैली आ सकती है, बट वो रैली बिना एफआईज के आएगी नहीं और सस्टेन भी नहीं होगी। मान लो 200-250 पॉइंट आ भी गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप तो करीब 3,500 से 4,000 पॉइंट टूटे हुए हैं, तो 30% रिकवरी करने के लिए भी कम से कम 1,000 पॉइंट चलना पड़ेगा निफ्टी को, 30% रिकवरी करने के लिए, जिसको पहला रिट्रेसमेंट का लेवल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शॉर्टिंग वॉटिंग हुई है मार्केट के अंदर। इंपॉर्टेंट लेवल्स में जल्दी से आपको बता देता हूँ। 22,000 का सपोर्ट एज इट इज बना हुआ है, उसके नीचे 21,800, तो भी आपको थोड़ी देर पहले अक्षय भी बता रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है 21,800 22,800 के बीच में पूरी मार्केट चलनी चाहिए। तो लोअर एंड ऑफ द सीरीज आपके पास होने के लिए ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ है। तो हल्का हल्का सा एकोमुलेशन वाला स्टांस अपना जो बरकरार आपने रखा हुआ है वही रखो आप भी। नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन एंड बाय राइट एंड सेट राइट, ये तीनों चीज अभी भी आपको हिट करके रखनी है। दूसरा, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी क्योंकि एक 48,000 समथिंग के आसपास चल रहा है, 48,000 का ही आपका सपोर्ट एरिया है। आई होप सो कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्ले करेगा, फुल बैक स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। तो 48,000 आपका स्टॉप लॉस हो गया। ऊपर आते समय 48,800 आपका भी फिलहाल रेजिस्टेंस है। जब तक ये पार नहीं होता तो बड़ा मूव आएगा नहीं। तो अभी आपके पास वही करीब निफ्टी के अंदर 100-200 पॉइंट नीचे की और गुंजाइश है, और बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा मुश्किल से 400 पॉइंट की गुंजाइश है। इससे ज्यादा की जो है मेरे हिसाब से बाजार को नहीं टूटना चाहिए। पुल बैक आएगा नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग होगा नहीं होगा, ये काफी हद तक एफआईज के नंबर पर डिसाइड करेगा। लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। 8 बजे फिर एक बार विस्तार में चर्चा करेंगे एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं शरद के पास, जो अब हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, कई सारी खबरें ओवर द वीकेंड निकल कर आई, लेकिन उनके दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष। अब नया महीना शुरू हो चुका है, नए नए मंथली अपडेट्स आएंगे। अगले 8 से 10 दिन हम आपको अलग अलग सेक्टर, अलग अलग स्टॉक्स के अपडेट्स बताएंगे। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ऑटो सेक्टर के जो है अपडेट्स। और मंथली अपडेट्स की बात करें आशीष, तो फरवरी में जो है एग्रीकल्चर सेगमेंट में अच्छी पिकअप आई। जब मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो याद रखिएगा M&M, ये सारे स्टॉक्स पे बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन डायरेक्टर साहब अगर उसको जो इम्पैक्ट एनालिसिस है वो आप दिखा दें तो बहुत इजी होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। M&M ट्रैक्टर्स, एस्कॉट्स, आयशर मोटर्स, SML इसूजू और ऑटो जो है अतुल ऑटो, इन स्टॉक्स में देखें तो अच्छी तेज़ी देखने मिली है। फरवरी के जो है आप सेल्स के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ, इनलाइन M&M के ऑटो, मारुति और TVS मोटर थे। और बिलो एस्टिमेट्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, हुंडई और आयशर VECV यहाँ पे जो है एस्टिमेट से बिलो आपको ऑटो सेल्स के आंकड़े देखने मिले थे। लेकिन चलिए अभी खबरों वाले शेयर्स पे भी नज़र डाल देते हैं, और इस पे अगर हम फोकस करें सबसे पहले तो याद रखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट का कौन कॉल हुआ था मार्केट आज के बाद। ऑफ कोर्स लास्ट वीक देखे थे कि बड़ी जो है उछाल और गिरावट दोनों ही देखने मिली थी आपको। केबल वायर सेगमेंट में वॉलीटिलिटी थी, और यहाँ पे इन्होंने दो अहम बात कही है। सबसे पहला कहा है कि इनफ हेडरूम है
इस सेगमेंट में ग्रो करने के लिए, और इसके अलावा अगले 5 साल में कोई और वेंचर में ये नहीं जाने वाले हैं। और जो इनिशियल स्पेंडिंग होगा 2000 करोड़ तक होगा कैपिटल में, खास करके वर्किंग कैपिटल एरिया में ये लगने वाला है, और फर्दर कैपेक्स नहीं होगा 2030-31 तक। अब दालमिया भारत पे भी नज़र डालिए, 3050 करोड़ का जो है कैपेक्स आया है, 6 मिलियन टन्स पर एनम का कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा। अब ये महाराष्ट्र और कर्नाटक स्टेट्स इन दोनों को जोड़ के होने वाला है, और फंडिंग जो होगी इंटरनल एक्रोल और डेट से होगी, तो दालमिया भारत पे भी नज़र रहेगी। एस्ट्राजेनेका फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जो CDSO है भारत का, और यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है लंग कैंसर ड्रग का इंपोर्ट का। वही मॉइल पे भी नज़र रखिएगा, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। अलग अलग रेंजेस होती है इनकी मैंगनीज ओर की, और यहाँ पे इस महीने से 6.5 से 10% तक का जो है ग्रोथ देखने मिलेगा। NLC इंडिया पे भी नज़र रखिएगा, 200 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट जो है SGVN से इन्होंने जो है प्राप्त की है। लेकिन पेटीएम के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, यहाँ पे कंपनी को शो कॉज नोटिस आ गई है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फेमा के वायलेशंस को लेके, और कंपनी ने कहा कि इसमें जो है पेटीएम सर्विसेज को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स को, और सारे सर्विसेज अभी भी सिक्योर है। बट नेट नेगेटिव न्यूज़ फ्लो पेटीएम के लिए है। कोल इंडिया की भी बात करें तो इनके प्रोडक्शन आंकड़े तो ख़राब आए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इन्होंने इंपॉर्टेंटली जो कवरेज चार्जेस होते हैं नॉन पावर कंपनीज़ के लिए उसको वेव ऑफ कर दिया है। हाल ही में इन्होंने जो है FSA प्राइजेस को भी बढ़ाया था, जहाँ पे जो है एक बुलिश नज़रिया बन रहा था बाजार का, लेकिन ये जो है नेट हम कह सकते हैं थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। और आखिर में अशोक लीलैंड पे भी नज़र रखिएगा, दिल्ली जो है 1000 इलेक्ट्रिक बसेस की जो है ऑर्डर दे सकती है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है, PTI के ज़रिए जो ये खबर आई है। तो जो EV स्पेस में बस वाले स्टॉक्स है उन पे नज़र रखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम्स पिकअप करने देखने मिल सकती है, खास करके अशोक लीलैंड के। और ऑफकोर्स जो नंबर्स भी आए थे ऑर्डर नंबर्स पे, उस पर भी मूवमेंट आ सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो अशोक लेलैंड, इसके अलावा ऑटो सेक्टर, ऑटो बिक्री के आंकड़े आए जिसके चलते यहाँ पर एक्शन दिखेगा, और इसके अलावा ऑपरेशनल अपडेट्स भी मेटल्स और माइनिंग सेक्टर से निकल कर आए। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह कहाँ निकल कर आई है, कहाँ पर अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स दिखे हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन्वेस्टिक की, जहाँ पे उनकी जो है गैस सेक्टर पर रिपोर्ट आई है, और उन्होंने 2 स्टॉक को जो है अपग्रेड किया है, जहाँ पर उन्होंने गुजरात गैस को अपग्रेड किया है बाई पर, और टारगेट प्राइस जो है 465 का रखा है। वहीं अगर बात करें महानगर गैस की, तो महानगर गैस पे उन्होंने भी होल्ड रेटिंग रखा, और टारगेट प्राइस जो 1600 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो न्यू LNG कॉन्ट्रैक्ट है US के साथ, उसमें अभी कोई मेजर रिस्क नहीं है, और जो रिसेंट प्राइस करेक्शन देखने को मिला है गैस के स्टॉक्स में, उनके चलते वो जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है गैस सेक्टर। इसी के साथ उन्होंने जो है टॉप पिक दिया है कुछ स्टॉक्स पे, जैसे पेट्रोनेट LNG, गेल, GSPL, गुजरात गैस, IGL और MGL पे। अगला जो सेक्टर फोकस में रह सकता है कंज्यूमर सेक्टर, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो मास डिस्क्रिशनरी आइटम है वो अभी बेटर पॉइज है रिकवरी के लिए एज कम्पेयर टू स्टेपल, और जो फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट है वो मॉर्गन स्टैनली को प्रीफर है एज कम्पेयर टू होम और पर्सनल केयर सेगमेंट में। उनका कहना है कि पेंट सेक्टर में जो है अभी भी बहुत कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी है, लेकिन स्टॉक में जो है अभी गिरावट थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। और उन्होंने जो है कुछ स्टॉक्स को रेटिंग दी है, जैसे उन्होंने टॉप बाय रेटिंग दी है ओवरवेट के साथ, जैसे ITC, जुबलेंट फूडवर्क, नाइका और पेज इंडस्ट्री, और उन्होंने टॉप सेल रेटिंग दी है अंडरवेट के साथ, जैसे कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है बैंक, जहाँ पर सिटी ने बैंक सेक्टर पर रिपोर्ट निकाली, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो लैंडिंग टू NBFC वो वीक है, लेकिन जो क्रेडिट टू ट्रेड और सर्विस है वो ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, और जो होम लोन ग्रोथ है उसमें भी जो है स्लो डाउन देखने को मिला है, और ओवरऑल रिटेल का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है 14.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और उनका कहना है कि जो NBFC जो लैंडिंग है उसमें ग्रेजुअली रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है BSE, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने जो है मेंटेन रखा है BSE पर न्यूट्रल रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है उन्होंने 4880 का रखा है, जो उन्होंने 5650 का रखा है। जो उनका कहना है कि जो प्रपोज न्यू रूल चेंज है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी को जो है रिड्यूस कर सकता है, और 70% जो है BSE का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम वो प्रोप्राइटरी ट्रेडर से आता है। आखिर में जो है स्टॉक फोकस में रह सकता है पॉलीकैब, जहाँ पर जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली पॉलीकैब पर, और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 6485 का रखा है, जो उन्होंने पहले 7700 का रखा था, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो अल्ट्राटेक का जो एंट्री है वायर्स एंड केबल सेगमेंट में वो पॉलीकैब को अफेक्ट नहीं करेगा अंटिल 2027।
लेकिन हालांकि कुछ रिस्क है पॉलीकैप में, जैसे कि राइजिंग कंपटीशन और स्लोइंग डिमांड। और आखिर में उनका कहना है, मानना है कि जो सेल्स और प्रॉफिट है वो 22 और 28% CAGR से ग्रो हो सकता है ओवर FY25 से 27 के बीच में, जो भी ड्रिवन होगा न्यू ऑर्डर और FMEG सेगमेंट। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर अब नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आज कमोडिटी मार्केट में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद मार्केट ने लगा रखी है, क्योंकि पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स स्टेबल है एंड ओवरनाइट जो क्यूज है उसमें कुछ ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है। स्पेसिफिक क्रूड में बाय करें आज 6130 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 6090, टारगेट वुड भी 6260। गोल्ड के अप्रैल वायदा में बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 83,800, टारगेट 85,500 होगा। और तीसरा रिकमेंडेशन सिल्वर पे होगा, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 93,700, इंट्राडे टारगेट 95,800 होगा। तो तीनों में बाय है, क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर आज के लिए बाय करना है। बिल्कुल, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। शुक्रिया समय निकालकर ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन